नमस्ते नमस्कार, मैं सम्राट और आज के इस एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं मेटिविशन क्लासेस के संस्थापक नीरज सर, जिनसे हम सब आज शिक्षा के बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं। शिक्षा से जुड़ी कुछ सवालों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके माध्यम से मुझे देख रहे हैं उन गार्जियन और अभिभावकों का। सर को सवाल के घर में रखते हुए पहला सवाल सर से रहेगा कि सर आप ये शिक्षण कार्य को ही क्यों चुने? आपका ये जो फेवरेट लाइन जो रहा, पढ़ने का जो सलीका रहा, पढ़ाने का जो सलीका रहा, ये टीचिंग लाइन को ही क्यों बेहतर माने सर? देखिए, ऐसा जितना भी पेशा है, कार्य है, वो सब अपने जगह पे सही है और सबका अपना अपना सोच होता है, जिसमें मेरा भी एक छोटा सा सोच था। क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय मुझे साइंस और मैथमेटिक्स मुझे हार्ड लगता था, क्योंकि एक क्वेश्चन को अगर 2 बार 5 बार 10 बार बनाया जाए तो याद हो सकता था, लेकिन वो आखिर बना कैसे, उस कंसेप्ट को समझना बहुत टॉप था। और हमारे सर, हमारे जो गुरुजी थे, उन लोगों ने बहुत मेहनत किया और मुझे इस लायक बनाया। सबसे पहले मैं अपने उन गुरुजी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया। लेकिन उसमें हमने बहुत सारे कमियों को देखा। कमी क्या था कि हमारे साथ पढ़ रहे बहुत ऐसे बच्चे थे जो एजुकेशन सेक्टर में कमजोर थे, क्योंकि वो सही से किसी टॉपिक को नहीं समझ पाते थे। उसमें हम भी थे, ऐसा नहीं कि पूरा टॉपिक हम समझ जाते थे। तो मुझे लगा कि अगर मैं इसको और आसान तरीका से बनाऊं और आराम आराम से बच्चों को पढ़ाऊं, जिससे कि बच्चा जो है और बेहतर कर पाए और समाज एजुकेशन के क्षेत्र में और आगे बढ़े। आपको पता है कि देहात में वैसे गार्जियन रहते हैं जो खुद एजुकेटेड नहीं है और बच्चे को भी एजुकेशन के प्रति वो प्रेरित नहीं करते हैं उस ढंग से। क्योंकि यहाँ हमने देखा है कि समाज में वैसे गार्जियन हैं जो वो अपने इनकम का सबसे पहला काम जमीन लिखाने का करेंगे, है ना, और सबसे लास्ट काम पैसा खर्च करना बच्चे के पढ़ाई में करेंगे, मतलब लास्ट में। जबकि वो बड़े बड़े शहरों में जो व्यक्ति जॉब करता हो या कमाता हो, एजुकेटेड पर्सनालिटी हो, उनका सबसे पहला खर्चा उनके बच्चों के पढ़ाई में होता है। उससे बचा हुआ शेष जो पैसा होता है, उस रुपया या पैसा से वो अपने बाकी के काम को करते हैं, जो हमारे देहात में काम क्या करते हैं। हमारे देहात में इस तरह का वो चीज नहीं है। फिर हमने सोचा कि अगर हम देहात में बच्चों को शिक्षा देते हैं, उसको साइंस जैसे सब्जेक्ट को, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट को, और हम आसान तरीका से बनाते हैं, बच्चे को समझाते हैं, तो हो सकता है कि बच्चा बेहतर करे। और मेरा 12 वर्षों का ऑफलाइन क्लास का अनुभव रहा है। ऐसा हम 10+2 के बच्चों को फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और मेरा एक कोचिंग भी चलता है, मैट्रिक मिशन क्लासेस, जो भेखना बाजार पे है। वह 6 से लेकर के 10th तक के बच्चों के लिए है और उसमें शिक्षक भी काम करते हैं और बच्चे वहां पे आकर पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे आज के समय में देहात से मेरे मोटिवेट पर या मेरे बातों से प्रेरित होकर के मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और टीचिंग के क्षेत्र में, अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी में या जॉब में भी लगे हुए हैं। और ये जो है मुझे काफी बेहतर लगा और हमने इस सुझाव को, इस पहल को और लोगों से भी समझा, सीखा और अभी तक मैं जारी रखा हूं। तो मेरा टीचिंग सबसे फेवरेट रहा है, क्योंकि मुझे समाज के बच्चों को एजुकेटेड करना है ना, उसे बेहतर मुकाम तक पहुंचाना है। भले ऐसा बहुत सारा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी मुझे उसमें भी ये फेवरेट लगता है कि बच्चे को मैं अगर बेहतर तरीका से ट्रीट करूं, उसे अगर बेहतर तरीका से अगर मैं पढ़ाऊं, तो वह इस समाज से भी बेहतर मुकाम पर पहुंच सकता है। सर, जैसा कि आप 1000 बच्चों को पढ़ा चुके हैं, इसमें एक परेशानियां होती है सर कि जैसे 90% बच्चे तो बेहतर पढ़ाई कर पाते हैं, 10th की लेवल के बेहतर पढ़ाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका रिजल्ट जो हमेशा गड़बड़ हो जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसमें होता क्या है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। अगर मुझे कोई अभिभावक देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, तो खूब गौर से इस बात पर ध्यान देंगे कि अगर कोई व्यक्ति 10 वर्ष का हो गया हो और उस बच्चे को 10 से 14 वर्ष के बीच में साइकिल चलाने का तरीका नहीं सिखाया गया, उसे साइकिल चलाने आता ही नहीं है, अब 15 वर्ष होते होते डायरेक्ट उसको सीट पर आप क्या करिए, जबरदस्ती बैठा दीजिए ना, तुमको बैठना है, बैठो, धकिया दीजिए।
बताइए वो इंसान साइकिल चला पाएगा या गिर जाएगा? गिर जाएगा। गिर मुश्किल जाएगा। है थोड़ा। मुश्किल थोड़ा नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि साइकिल चलाने के लिए पहले साइकिल को लुढ़काना होगा, फिर उस पे पैर रख के पौडिल चलाना होगा, हाफ पौडिल, फुल पौडिल, फिर उसके बाद वो बम्पर पे चढ़ेगा, फिर लास्ट में वो सीट पे चढ़ेगा, प्रैक्टिस करेगा, है ना, तब जाकर के उस साइकिल को बेहतर तरीके से चला पाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से पढ़ाई भी है। आपने जो सवाल किया है कि 90% बच्चे 10वां क्लास में आने के बाद बहुत मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट बेहतर नहीं होता उसके मेहनत के हिसाब से। इसके पीछे रीजन है कि वो 90% बच्चे वैसे हैं जो 6 क्लास यानी छठा क्लास से, छठा, 7वां, 8वां, ये 3 क्लास जो होता है ना, बच्चे का बहुत गोल्डन समय होता है। इस सुनहरे समय में बच्चा और गार्जियन अगर नहीं ध्यान दे पाता, वही बच्चा 90% के श्रेणी में आता है जो खूब मेहनत करता है मैट्रिक में जाने के बाद, लेकिन रिजल्ट उसका बेहतर नहीं होता है। रीजन क्या है? ऑल सब्जेक्ट, पूरे विषय को पढ़ना। ये बच्चा नादान है ना, उसको क्या समझ में आ रहा है? ऑल सब्जेक्ट नहीं पढ़ता है, फिर भी वो गुच्छ है, एकदम लगता है कि वाह हम बहुत पढ़ रहे हैं। मैथ पे ज्यादा फोकस करना है, साइंस पे ज्यादा फोकस, मैथ स्पेशली मैथ पे फोकस करेगा, साइंस पे फोकस करेगा, ठीक है। कोई इंग्लिश पे ही फोकस करता है बच्चा, लेकिन वो संस्कृत को छोड़ देता है, बाकी सब्जेक्ट ले डूबे, वो हिंदी को छोड़ देता है। वो जो है आपको सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान को छोड़ देता है, जो सामाजिक विज्ञान प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको भी पता है कि अधिकतर क्वेश्चन उससे ही पूछा जाता है, और उसको छोड़ देता है। देखिए उसमें बच्चा का कोई गलती नहीं है, उसमें वो बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ता है। विद्यालय की तो मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोचिंग ट्यूशन का चर्चा करूंगा, जो आज के समय में जो है ना अधिकतर बच्चे और गार्जियन भी लगता है कि नहीं बच्चा मेरा कोचिंग पढ़ेगा तभी सफल होगा, ये ट्रेंड चल गया है ना। तो इसमें अधिकतर बच्चे जो है कहीं ना कहीं कोचिंग ट्यूशन करते हैं, और कोचिंग ट्यूशन जहां भी करते हैं उसके शिक्षक, अब पता ना मतलब उनको क्या प्रॉब्लम है या समय का अभाव है, उनको वो ऑल सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं। हम तो ये भी सुने हैं कि बहुत ऐसे शिक्षक है जो बच्चा को कहते हैं संस्कृत पढ़ के पंडित जी बनेगा, और भी अगर तुम संस्कृत पढ़ेगा तो इससे क्या होने वाला है, डायरेक्ट 10वां में संस्कृत पढ़ा देंगे, उसी से पास हो जाएगा, नंबर कहीं आया हुआ ना। जबकि उस गुरु जी को ये बात पता नहीं है कि अगर वो बच्चा डॉक्टर भी बनता है तो उसको संस्कृत पढ़ना है। अब आप कहिएगा भाई डॉक्टर तो साइंस से होता है, ये तो चर्चा वाली विषय है सर। आयुर्वेद अगर आप BA MS कर रहे हैं ना, तो BA MS में संस्कृत में जो है ना उसका श्लोक आता है। BA MS जो मेडिकल कोर्स होता है उसमें संस्कृत में बहुत श्लोक आता है, उसका एग्जाम होता है, संस्कृत में ही बच्चा को एग्जाम देना होता है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट BA MS कर रहे हैं, जिससे हम हमेशा बातचीत करते हैं, उससे पूछते हैं तो बताता है कि सर संस्कृत भी हम लोगों को पढ़ना होता है और उसका जो है पेपर देना पड़ता है। अब बताइए जो बच्चा 10वां क्लास में अनुवाद रट करके, कोई क्वेश्चन रट करके अगर वो परीक्षा भी दे दिया तो कंसेप्ट को नहीं समझा, जब वो कंसेप्ट को नहीं समझेगा तो आगे चल करके जो जैसे वो मेडिकल के क्षेत्र में जाएगा तो उस पेपर में वो पास करेगा? नहीं करेगा। इसमें शिक्षक का भी कमी है जो कोचिंग ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, उस बच्चा को शुरू से संस्कृत क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? गार्जियन नहीं ध्यान देता है। गार्जियन का किया कि बच्चा को भेज दिया, बच्चा अब जहां मर्जी वहां पढ़ रहा है, गार्जियन को उससे कोई लेना देना है नहीं। कुछ लेना है। और शिक्षक को भी समय बचाना, वो मेहनत करना चाह नहीं रहा, पैसा ले रहा है लेकिन मेहनत नहीं कर रहा है। तो मैं ये हिदायत करूंगा वैसे गार्जियन को कि भाई अगर आपका बच्चा जहां भी पढ़ने जाता हो, अगर आप शिक्षित नहीं है, मतलब आप पढ़ाई के बारे में, आप पढ़ाई कुछ दिन हो गए आपको छोड़े हुए, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो किसी पढ़े लिखे लोगों से आप अपने बच्चे का कॉपी चेक कराइए और उसे ऑल सब्जेक्ट पढ़वाइए। पूरा सब्जेक्ट छठा पढ़ेगा, 7वां पढ़ेगा, 8वां पढ़ेगा, 9वां पढ़ेगा, तो ना जाकर वो 10वां क्लास में टॉप करेगा, बेहतर करेगा। अब मान लीजिए हमारे पास कोई बच्चा आया मैट्रिक में और 420 नंबर ला दिया, ठीक है, तो मैट्रिक में मेरे पढ़ाने से नहीं लाया, सबसे पहला जो है शुभकामना, बधाई उस शिक्षक को देना चाहिए जहां वो बच्चा छठा से लेकर के 9th क्लास तक पढ़ा था। क्योंकि छठा से 9th तक में जो शिक्षक ने उस पर मेहनत किया है ना, उसको ऑल सब्जेक्ट जो पढ़ाया है, उस शिक्षक की भूमिका है उस बच्चे के रिजल्ट में। हमारे यहाँ तो मैट्रिक में आया और हमने उसको सिलेबस पढ़ाया, वो पहले से मजबूत था, रिजल्ट आ गया। लेकिन जिस बच्चा का अगर पहले से ऑल सिलेबस मजबूत नहीं होगा, ऑल सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट नहीं, हिंदी भी पढ़ना है, संस्कृत भी पढ़ना है, सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, गणित पढ़ना है ना, और इसका पाठ करिएगा ना
तो कम से कम 12-13 को पार्ट हो जाता है विषय, है ना। अब यहाँ 2-3 सब्जेक्ट पढ़ करके बच्चा भी गूंच, गार्जियन भी गूंच और गुरुजी तो गूंच है ना। आज के समय में ये ट्रेंड चल रहा है। इसके कारण बच्चे को यह 10th क्लास में रिजल्ट बेहतर नहीं हो पा रहा है 90% का। वो लाख 10th में कोशिश कर ले, वो 10 को भी कोचिंग ट्यूशन पढ़ ले, दिन रात टीचर को अपने साथे रख ले, वो टॉप नहीं कर सकता है जब तक वह छठा क्लास से 9th क्लास के ऑल सब्जेक्ट को बेहतर तरीका से नहीं पढ़ा। यही कारण है उसका, है ना। जैसा कि सर आप इतने वर्षों से पढ़ा रहे हैं, क्या कभी ऐसा समय है कि आपको लगा कि अब ये टीचिंग लाइन छोड़ ही देनी चाहिए? ये तो बहुत गहरा सवाल है आपका। ऐसा हाल फिलहाल में ही आया था मेरे साथ। ये काफी भावुक पल है, इमोशनल बातें आपने पूछ दी मुझसे। ऐसा हुआ था मेरे साथ, मुझे लगा कि मुझे अब ये टीचिंग नहीं करना चाहिए। अगर मेरे पास एजुकेशन है, मैं अगर सही से पढ़ा हूं, मेरे पास सही कंसेप्ट है, मेरे मन में सवाल आ रहा था, तो मैं कोई सरकारी जॉब भी कर सकता था या कर सकता हूं। अभी भी मेरा उम्र बहुत नहीं हुआ है, मैं बहुत कम उम्र से टीचिंग कर रहा हूं, है ना। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कुछ लोगों के बातों से, है ना, कि भाई मुझे टीचिंग को छोड़ देना चाहिए। बात क्या था? क्योंकि एक गार्जियन ने मुझे कह दिया था कि आप मजदूरी करते हैं, मजदूरी ही करिए। मजदूरी? हाँ, शिक्षक आप मजदूरी करते हैं, मजदूरी ही करिए, आप हमारे बच्चे का भविष्य थोड़ी है। ऐसी बातें अभिभावक करते हैं तो बेहतर नहीं है, अच्छी बात तो कहीं से नहीं है। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि एक बच्चा मेरे क्लास में गलती किया था, और गलती किया था उसको मैंने डांटा जितना डांटना था, 1-2 स्टिक उसे मारा भी हल्का सा। बच्चा उस बात को बतंगड़ बना लिया और बतंगड़ बनाकर अपने घर पे चला गया। हमने उस गार्जियन को फोन करके बात बताया कि आपका बच्चा मेरे साथ सही व्यवहार नहीं किया है, और इसी बात पर जो है ना गार्जियन लगा बताने की भाई एक आप ही टीचर है ढेकहा में। ऐसी बात है? ऑफलाइन क्लास की बात कर रहे हैं। एक आप ही शिक्षक है ढेकहा में, आप ही से मेरे बच्चे का भविष्य संवरने वाला है, क्यों हमारे बच्चे को आप डांट दिए, काहे मार दिए, है ना। हमने बोला कि देखिए फोन हम ही किए थे, अगर हम फोन नहीं करते ना तो बच्चा नहीं भी करता, गार्जियन नहीं जानता, लेकिन गलती मेरा था कि हमने फोन किया। हम इसलिए फोन किया कि भाई बच्चा अगर अभी गलत ट्रैक पर जा रहा है तो गार्जियन को कहा, तो गार्जियन को समझना चाहिए कि भाई एक शिक्षक की बात कर रहा है तो हमारे बच्चे के लिए कह रहा है, फ्यूचर की बातें कर रहे हैं ताकि उसको सुधारा जा सके। अब वो गार्जियन डायरेक्ट हम पे ये करना शुरू कर दिया। अब ज्यादा हमने जबान लड़ाना नहीं चाहा, क्योंकि मान लिया जाए कि कितना भी था तो उस गार्जियन से हम ज्यादा एजुकेटेड हैं, उससे ज्यादा हम पढ़े हुए हैं, और उससे अगर हम जबान लड़ाते झगड़ा करते तो ये फिर जो है एक एजुकेटेड पर्सनालिटी का ये मुद्दा नहीं होता है, और ये घिन लगता, अच्छा नहीं लगता। तो हमने ये चीज लिया, उस गार्जियन को बता दिया कि ठीक है भाई, अगर आप ऐसी बात है तो आप अपने बच्चे को अपना से ही हैंडल करिए और जहां मर्जी वहां पढ़ाइए। जब हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, एक शिक्षक को सम्मान नहीं कर रहा है, आपको कहने के बाद आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो भाई आप ये करते हो। मजदूर वाला शब्द मुझे बहुत हार्ड एंड फास्ट लगा था। देखिए मजदूर आज के समय में सब लोग हैं, ये भी आपको पता है। आप भी अगर जॉब करते हैं तो आप भी मजदूरी कर रहे हैं, हम टीचिंग कर रहे हैं तो रियली में मजदूरी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी जो देश की सेवा कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार की देश के लिए मजदूरी ही कर रहे हैं, मान लीजिए, लेकिन स्टैंडर्ड उसका अलग है। अब प्रधानमंत्री को हम कहें कि आप मजदूर हैं तो ये तो बहुत मूर्खता वाली बात है। अब मुख्यमंत्री को कहें कि ये तो मजदूर है, अरे भाई वो अलग, आप उसको मजदूर के लिस्ट में नहीं रखिए। मजदूर सब गलत नहीं है, लेकिन हमारे समझ से हमने भी पढ़ाई किया है और बहुत सारे सब्जेक्टों में हमने देखा है मजदूर का परिभाषा। और उस गार्जियन को मैं कहना चाहूंगा कि एक बार आज ChatGPT का जमाना आ गया है, तो एक बार उस गार्जियन को भी ChatGPT पर सर्च मार के देख लेना चाहिए कि मजदूर का परिभाषा होता है क्या है कि नहीं। क्योंकि मजदूर का परिभाषा मेरे समझ से यह है कि जो अपनी शारीरिक मेहनत करता हो, जिसके पास जीवन को चलाने के लिए, जीविका को चलाने के लिए आर्थिक तंगी होता हो, और वहां से वो मेहनत करके, मजदूरी करके अपना जीवन चला रहा हो, अपने परिवार को परवरिश कर रहा हो, और उसके पास एजुकेशन ना हो, तो वो मजदूर होता है। लेकिन एक शिक्षा में मेहनत करने वाला, एक शिक्षक चाहे वो सरकारी या प्राइवेट हो, उसे मजदूर की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। क्योंकि आज से पहले अगर सनातन धर्म की बात कर ले थोड़ा सा, तो शिक्षक को गुरु की उपाधि दी जाती थी, है ना। और जो है उसमें एक रामायण में एक श्लोक है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता सह गुरु ना वही माथा। यानी भगवान जो स्वयं राम
भगवान थे, वो भी सुबह उठ करके गुरु का चरण स्पर्श करते थे माथा रख कर। खैर वो समय आज नहीं रहा। आज बहुत सारे लोग भी ये कहते हैं कि शिक्षक बिजनेस किया, तो सही बात है, बिजनेस ही है, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा ना कि पहले शिष्य जाते थे गांव में, भीख मांग के लाते थे और गुरु जी को बनाकर खिलाते थे और गुरु जी उसे पढ़ाते थे। अब तो जमाना बदल गया। अब कोई भी ऐसा शिक्षक जो अपना पूरा समय अगर पढ़ाने में लगा रहा है, तो वहां से उसको पैसा चाहिए जो उसको जीवन चला सके। उसको भी अपने घर पे परवरिश करना है, माता पिता का देखभाल करना है, बाल बच्चे हैं तो उसको भी देखभाल करना है। उसके बाद में अगर वो बीमार पड़ता है तो उसे पैसे की जरूरत है शिक्षक को, है कि नहीं है? वो जिस रूम में पढ़ा रहा है, अगर उसका अपना रूम नहीं है तो उसे रेंट भी देना है। बिजली बिल, पंखा अगर यूज हो रहा है तो उसमें बिजली बिल भी देना है। स्टाफ है तो स्टाफ को भी पैसा देना है। तो ये पैसा क्या है, एक भी मेहनत करता है, बच्चा भी पढ़ता है, कहीं ना कहीं संसाधन को भी जुटा सकता है। अब कहीं अगर फ्री का अगर आदत बच्चे को भी लग जाता है ना, जैसे फ्री शिक्षा दिया जाए तो उसका वो महत्व नहीं करने का, है ना। इसलिए जो है हमारे समझ से बच्चे को बेहतर तरीका से आगे बढ़ाने के लिए गार्जियन को और साथ ही साथ उस शिक्षक को भी एक साथ मिल करके और उसकी कमी को सुधारते हुए आगे बढ़ाना चाहिए, है ना सर। तो ये मजदूर वाला शब्द मुझे दुख दिया, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। फिर मेरे मन में एक सवाल आया कि सबसे बड़ा रोग आप क्या कहेंगे लोग? अगर हम हर लोगों की बातों को अगर सुन सुन करके अगर अपना हौसला तोड़ ले, तो फिर जो है हम समाज को बेहतर मुकाम तक नहीं पहुंचा सकते हैं, समाज के बच्चों को शिक्षित नहीं कर सकते हैं। इसलिए उस सब बातों को फिर से छोड़कर फिर हमने अपने टीचिंग में अपना कार्य को जारी रखा और अभी तक जारी है। इन बातों को सुनने के बाद सर मेरे मन में एक प्रश्न भी उठ रहा है कि गरीबी गरीबी को ही जन्म देती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मजदूर शब्द से आपके दिमाग में ही बात आ गया। देखिए, गरीबी गरीबी का जन्म क्यों देती है, तो ये मेरा मानना है। हालांकि ये आपने जो सवाल किया है या तो कहीं आपने पढ़ा होगा 10वां क्लास की, और ये बात सुनने के बाद उत्पन्न हुई है सर, तो ये इस पे हम चर्चा करने की बात है। अच्छा, आप सुन कर कहें, लेकिन ये चीज जान लीजिए 10वां क्लास के अर्थशास्त्र में बिहार बोर्ड के इस सिलेबस में ये प्रश्न है, ये गलत प्रश्न नहीं है। गरीबी गरीबी को जन्म क्यों देती है प्रश्न है, पुस्तक में बच्चे को पढ़ना है, हम लोग पढ़ाते हैं बच्चे को। और मेरा जहां तक मानना है कि सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा, क्योंकि आज के समय में एक साधारण मजदूरी करने वाले कोई व्यक्ति अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा नहीं जुटा पाते हैं। कारण क्योंकि वो मजदूरी करते हैं, पैसा आता है, उससे अपना जीविका चलाते हैं। एजुकेशन में आज महंगा एजुकेशन, कॉपी किताब कलम महंगा हो गया है, उसको नहीं पूरा कर पाते हैं, ठीक है। तो अशिक्षा, अगर वो शिक्षित होते तो टेक्निकली माइंड लगाते, स्किल सीखते और उससे पैसा थोड़ा ज्यादा कमाते। और बच्चे को आज के समय में आप बताइए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो शरीर से मेहनत करके वो जिंदगी जी रहा है कि जिंदगी काट रहा है? मेहनत का कहने का जिंदगी काट ही रहा है, जिंदगी काट रहा है, जी नहीं रहा है। और जो माइंड से मेहनत कर रहा है, जो दिमाग से मेहनत कर रहा है, वो जिंदगी जी रहा है, वो काट नहीं रहा है। तो जो जिंदगी काट रहा है वो बच्चे को कहां से बेहतर कर पाएगा? लेकिन अगर उसका सोच मजबूत हो तो वो बच्चे को बेहतर कर सकता है, क्योंकि वो खुद एजुकेटेड नहीं है ना, लेकिन वो चाहे तो बच्चा को भी एजुकेटेड बना सकता है ना। अब आज के समय में गरीबी गरीबी को जन्म क्यों देती है? तो पहला तो अशिक्षा है। अगर वो शिक्षित होता तो रेगुलर काम करता। अब आप देखिएगा कोई ऐसा गरीब व्यक्ति को, जो व्यक्ति एक दिन काम करेगा और 500 रुपया कमा लिया, तो कॉल होकर के वो नहीं काम करने लगेगा, उसका देह दर्द करने लगेगा, है ना, बॉडी में दर्द हो जाएगा, ऐसा होता है। तो कहेगा नहीं आज हम नहीं जाएंगे, लाएगा एकदम वैरायटी का व्यवस्था, शराब पीने वाला शराब पिएगा, सिगरेट पिएगा, गांजा पिएगा, उसमें पैसा लुटा देगा। उसको सिगरेट और शराब पीने के लिए पैसा है, लेकिन बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं, उसमें वो गरीब है ना। और जब वो खुद बर्बाद है तो बच्चे को भी उनको कोशिश करना चाहिए कि भाई बच्चे को हम शिक्षित कर दे, क्योंकि बच्चा जब शिक्षित हो जाएगा तो वो आगे चल करके भविष्य में कभी भी जो है उस व्यक्ति से बेहतर पैसा कमाएगा, स्किल सीख करके, और वो थोड़ा सा अपने लाइफ को स्टैंडर्ड तरीके से जीने लगेगा, है ना। तो इसलिए गरीबी गरीबी को जन्म देती है, इसका मुख्य कारण अशिक्षा है। और दूसरा कारण संसाधन भी है, इससे भी हम परे नहीं है। मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति जिसको खाने पीने तक का कुछ नहीं है, तो भाई वो कमाएगा तो खाएगा ही, तो संसाधन भी है, ये भी कमी है उसमें। और गरीब के बच्चे जो है मेहनती होते हैं, मेधावी होते हैं, अगर उसे सही मार्गदर्शन दिया जाए तो वो बहुत मुकाम तक जा सकते हैं। जैसे कि हमने बहुत सारे बच्चों को जो साधारण परिवार से, उसका भी कभी पॉडकास्ट होगा तो वैसे बच्चों को हम चाहूंगा कि अपने पॉडकास्ट में लेकर रखूं और उससे आप सवाल करेंगे, और वो बच्चा जो है आज के डेट में हमसे जुड़ा हुआ रहा और आज के डेट में भी काफी बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है ना। चलिए इसके आगे और सवाल है तो आप।
इन सभी सवालों को सुनने के बाद एक और प्रश्न मन में आ रहा है सर। अच्छा? जैसे कि क्या आज के जो समय में जो बच्चे हैं वो अभिभावक पे डिपेंड रह रहे हैं या अभिभावक बच्चे पे डिपेंड रह रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपका सवाल बहुत है, इससे तो मुझे हंसी भी आ रही है और लग रहा है कि भाई ये सवाल जो है दम वाला है। ये ऐसा सवाल आप कहाँ से सोचते हैं भाई? आ जाता है अंदर से, ऑटोमेटिक आ जाता है सर। एक्चुअली हम लोग समाज में रहने वाले हैं और ऐसे समाज में हम लोग भी साधारण परिवार से हैं, हम लोग भी एक मीडियम परिवार के लोग हैं, तो ये चीज सवाल आनी चाहिए। लेकिन आपके माइंड में ये सवाल आ गया, इतना महत्वपूर्ण सवाल आप सोच के रखे। चलिए, आपका भी ये सवाल बहुत अच्छा है कि आज के दर्शक इस बात से संतुष्ट हो सके, हाँ, इसी वजह से इन सवालों को रखा जा रहा है सर। चलिए, तो आपका भी ये कहना बिल्कुल सही है और मैं इसको बताऊं, आज से मैं देखा हूं, एक्चुअली मैं 2015 से ढेका बाजार पे पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन, और हमने अपने टीचिंग लाइफ में ये देखा है कि 2015 से 20 तक में बहुत सारे जो बच्चे आते थे ना, वो बच्चा जो है गार्जियन पे निर्भर रहता था और गार्जियन लेकर के डायरेक्ट हम लोग के पास आते थे कि सर ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है सर, इसको पढ़ाना है ना। और गार्जियन कहता था नहीं तुमको इसी सर से पढ़ना है, तो बच्चा उसी सर से पढ़ता था, समझ रहे हैं। 2020 के बाद जब से लॉकडाउन बीता ना, उसके बाद से पता ना क्या ट्रेंड हो गया इस नए जनरेशन के बच्चों को, है ना। बच्चे गार्जियन पे डिपेंड होने की जगह अब गार्जियन बच्चे पे डिपेंड हो जा रहा है। हाँ, अब बच्चा पे गार्जियन डिपेंड है, बच्चा जो कहेगा ना वही बात गार्जियन अब सुन रहा है ना। क्योंकि गार्जियन अब बच्चा को अपना से नहीं गाइड कर पा रहा, गार्जियन को बच्चा गाइड कर रहा है। अब ये बात थोड़ा सा आपको भी लग रहा है सर, होता है सबसे, लेकिन ये चीज हमारे देखने में चीज है कि बहुत ऐसा। अभी एक घटना बता रहे हैं, हमारे साथ एक बच्चा मेरे यहाँ पढ़ता था, 7th से पढ़ रहा था, 7th पूरा पढ़ा, जितना भी वीक रहा हो हमने उसको बेहतर तरीके से टेस्ट लेकर के हमारे कोचिंग के जो स्टाफ है उन लोग के माध्यम से भी मेहनत करके उसे बहुत कुछ सिखाया गया और वो क्लास का 3rd मैंने समझ गए तीसरा टॉपर रैंक के हिसाब से वो आ गया था। और बच्चा कुछ दिन की बाद जो है 8 में जैसे गया, अभी मान लीजिए 6ठा महीना ही चल रहा है, 6ठा 7वां महीना मान लीजिए, तो ये इस 6ठा 7वां महीना 8वां महीना में 6-7 महीना 8 महीना वो पढ़ने के बाद बच्चा गार्जियन से ये बात कह रहा है कि पापा जी मुझे वहां पढ़ाई समझ में नहीं आता है। जबकि वो तेज विद्यार्थी है, क्लास का तेज विद्यार्थी है, तो जो पढ़ाते हैं वो हमको तरीको नहीं समझ में आता है, हम वहां नहीं पढ़ेंगे। तो गार्जियन जो है क्या कर रहे हैं, हमको फोन करके सर हमारा बच्चा अब नहीं पढ़ेगा आपके पास, आप उसका नाम काट दीजिए, है ना। मेरे दिमाग में आया कि भाई बच्चा को इतना मेहनत करके हम लोग वहां तक लाए और गार्जियन आखिर क्या बात है। तब पूछे सर क्या बात है, आखिर क्या कारण है कि सर आपने अपने बच्चों को जो है हमसे दूर कर रहे हैं, जबकि हमने उस पर बहुत मेहनत किया है, उस लायक बनाया। तो कह रहे हैं कि बच्चा कह रहा है कि हमको वहां का पढ़ाई समझ में नहीं आता। मैं बोला कि भाई आपका बच्चा टॉप है, आप आइए कभी सवाल करिए सिलेबस से, है ना। तो नहीं सर बच्चा आपको आ रहा हम वहां नहीं पढ़ेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो बच्चा को है। तो इससे आप सोच लीजिए कि बच्चा निर्भर गार्जियन पे कि गार्जियन निर्भर बच्चा पे। गार्जियन अभी की डेट में बच्चे पे निर्भर लग रहा है अधिक। अब कारण इसका क्या हो सकता है सर? इसका कारण ये हो सकता है कि आप बताइए, आप भी पढ़े हैं हम भी पढ़े हैं, कौन ऐसा बच्चा चाहता है कि उसको टीचर क्लास में सिलेबस सुने और डांटे? कोई चाहता है? नहीं, हम सब खुद इससे बचना चाहते थे। अगर आप पढ़े होंगे तो याद होगा कि अगर क्लास में एक सठिए टीचर पीट देता था, बच्चा लगता था आप छोड़ देंगे, बहुत कोचिंग ट्यूशन है, बहुत एथी है, इस तो सरकारी विद्यालय है नहीं कि मजबूरी है उसको आना है। तो कहेगा अब हम छोड़ देंगे, सर हमको बहुत डांट रहे हैं। कहाँ सुन रहे हैं सर, कहाँ सुनते हैं, जो ये होमवर्क दे रहे हैं कहाँ सुन रहे हैं सर, है ना। ऐसा होता था सर। हाँ, तो सुन रहे हैं, तो उसको बच्चा को दिमाग में बात आता है कि भाई हम ऐसा कोचिंग ट्यूशन खोजे, ऐसा टीचर खोजे जो हमसे कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछे ना, हम आए आराम से अपने मजा मजी से पढ़ ले चल जाए। ये सर तो बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं ना, मारते पीटते वगैरह, डांटते वगैरह है। ऐसा तो मारते हम लोग नहीं है, मारने से बच्चा नहीं सुधरता है, उसको समझाया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। पीटने से बच्चा नहीं सुधरता है, लेकिन गुस्सा में आदमी एक थप्पड़ 2 थप्पड़ ऐसे प्रेम से उससे दुलार से समझा देता है कि बच्चों इस तरह की गलती नहीं करते हैं। भाई बिन प्रीत भी नहीं ना, आज के दिन में बच्चा को पढ़ना है तो थोड़ा सा भी है। आज के समय में बच्चा खूब अच्छा है पढ़ने में, अगर उसको डांट दिया जाए तो उसका प्रतिष्ठा खराब हो जा रहा है भाई। उसका प्रतिष्ठा, छोटा क्लास का बच्चे का प्रतिष्ठा रह रहा है, 7वां क्लास के बच्चे का प्रतिष्ठा खराब हो जा रहा है। तुरंत जाएगा गार्जियन को,
एगो में दूगो जोड़ेगा, नहीं वहां सर नहीं पढ़ाते हैं, सर नहीं आते हैं टाइम से, सर को पढ़ाने का तरीका सही नहीं, जबकि सब सही चल रहा था, केवल डांटने की वजह से। तो गार्जियन, वैसे गार्जियन को मैं ये सुझाव देना चाहूंगा कि भाई वैसे गार्जियन इस बात को खूब गौर से समझे कि भाई आप अपने बच्चों को जो है, अगर कोई बात आपका बच्चा कहता है तो बच्चों पे आंख मूंद के भरोसा नहीं करिए। आप डायरेक्ट उस शिक्षक से मिलिए जिस शिक्षक के लिए वो बच्चा दोषी ठहरा रहा है कि नहीं, सर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, तो आप मिलिएगा तब ना हकीकत पता चलेगा कि सही में सर अच्छा पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहे हैं। और बच्चा आपको कहा, आप बच्चा को वहां से क्लास छोड़ा के आप निर्णय ले लिए वहीं से डायरेक्ट, तो मैं लिख कर दे दूंगा, मैं लिखित रूप से दे दूंगा, आप हमसे लिखवा लीजिए स्टाम्प पेपर अगर कहीं है आपके पास तो, कि वैसे बच्चे, अपवाद में एक दो ऐसे बच्चे होते हैं जो होनहार होते हैं, जो आगे चल के सही गाइडलाइन में सक्सेस कर जाते हैं, नहीं तो वैसे बच्चे 99% असफल है, जो बच्चा गार्जियन को घुमा रहा है और गार्जियन उसके पीछे घूम रहे हैं कि नहीं हमारा बच्चा जो कह रहा है वह सही है, पढ़ता तो वह है, तो उसको नहीं पता है कि कौन सही पढ़ा रहा है कौन गलत पढ़ा रहा है। लेकिन बच्चा कौन ऐसा चाहेगा कि मुझे अच्छा टीचर मिले जो हमको डांटे फटकारे, हमको समझाए, हमसे सुने, हमको एक दो थप्पड़ पीटे भी, जिससे हम आगे बढ़े। ऐसा कोई बच्चा चाह रहा है? ऐसा तो कोई बच्चा नहीं चाहता। आजकल सारा बच्चा हीरो हो गया है, उसका प्रतिष्ठा है भाई, नहीं चाहेगा पिटाना, तो सुनाना भी नहीं चाहेगा। आज के समय मोबाइल का युग आ गया है, गार्जियन 7वां क्लास के 8वां क्लास के बच्चा को मोबाइल किन के दे रहा है। ये तो सोचा है। अगर पढ़ाई के क्षेत्र में रह रहे तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अब मजबूरी है, हम लोग भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो पूरे बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, तो मजबूरी हम लोग भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग अपने क्लास के बच्चे को नहीं प्रेरित करते हैं कि ऑनलाइन पढ़िए। बाहर के बच्चे ऑनलाइन हम लोग से पढ़ते हैं, जिसके पास साधन है मोबाइल का और वो समझदार बच्चा वो पढ़ता है ना। तो इसलिए गार्जियन को इस पर ध्यान देना चाहिए। गार्जियन को अगर बच्चा बगला रहा है, बलगला रहा है, उल्टा सीधा समझा रहा है, तो उस गार्जियन को सबसे पहले उस टीचर से मिल करके और इसके बारे में सोचना चाहिए, है ना। तो ये सब जो है आज के समय में गार्जियन और बच्चे के बीच का कॉम्बिनेशन बच्चा को शिक्षा से दूर कर रहा है। ऑल सब्जेक्ट नहीं पढ़ना बच्चे को शिक्षा से दूर कर रहा है। सही शिक्षक का चयन नहीं करना बच्चे को शिक्षा से दूर कर रहा है ना। यही सब कारण है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।